तो क्या हाल चाल स्टूडेंट। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। स्टूडेंट आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं सभी चैप्टर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन बार बार आते हैं, मतलब कि मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन, वो आपसे आज डिस्कस करेंगे। तो आज हमने आपके लिए क्या लेके आए हैं, तो आज आपके लिए लेके आए हैं सभी चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और रिपीटेड क्वेश्चन। ठीक है, ये जितने भी क्वेश्चन है सभी आपके चैप्टर्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मैथ एग्जाम के लिए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन हर साल आता है और जो रिपीटेड क्वेश्चन है, जो 2019 से 2025 तक क्वेश्चन आए हुए हैं, सिर्फ उन्हीं को यहाँ पे इंक्लूड किया गया है। तो आपको किसी भी चैप्टर को, किसी भी क्वेश्चन को मिस नहीं करना है। और जब ये क्वेश्चन मैं आपको बता दूंगा तो इसके बाद इसके सॉल्यूशन पर बेस्ड वीडियोस आपके लिए आएंगी, तो उनको भी आपको बिल्कुल देखना है, कोई भी वीडियो मिस नहीं करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बेटा यहाँ पे हम सबसे पहले क्या देखेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे चैप्टर 1 से। ठीक है, तो पहला चैप्टर जो हमारे पास है वहां से आप क्वेश्चन है। तो आपको देखिए हर बार एग्जाम में आता है, सिद्ध कीजिए कि √3 अपरिमेय संख्या है, √2, √5, 5 √2, या मल्टीप्लाई करके आएगा, या फिर इसके साथ प्लस माइनस करके इस प्रकार से भी नंबर आ जाता है। तो हमें प्रूफ करना होता है कि ये अपरिमेय संख्या होती है। ये क्वेश्चन हर साल आता है 2 नंबर में, तो इसको भी आपको बिल्कुल मिस नहीं करना है, स्किप नहीं करना है, पूरा देखना है। चलिए बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन क्या है कि अगर हमारे पास 35 और 63 का एलसीएम 315 है, तो हमें इसका एचसीएफ पता करना है। तो यहाँ पे इसको भी आपको ध्यान देना है। ठीक है, उसके बाद क्या है हमारे पास, तीसरा क्वेश्चन है कि 65 और 117 का एचसीएफ अगर 65 m माइनस 117 के रूप का है, तो हमें m की वैल्यू पता करनी है, m का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, उसके बाद है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से हमारे पास 144 और 90 का एचसीएफ पता करना है। तो ये चैप्टर 1 से सिर्फ इतने ही 3 टाइप्स के 4 टाइप्स के क्वेश्चन आ सकते हैं, बस इसके बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा। यहाँ पे देखिए कौन से फॉर्मूले यूज होंगे, मैंने उसको भी आपके लिए लिख दिया है। तो देखिए अधिकतम संख्या जब भी पूछेगा तो हमें एचसीएफ निकालना होगा, और जब भी न्यूनतम संख्या पूछेगा तो हमें एलसीएम निकालना होगा। ठीक है, a बराबर बी क्यू प्लस आर जो होता है, ये हमारे पास होता है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। इसमें हमारे पास ये हमारे पास भाज्य होता है, ये भाज्य है। ठीक है, ये भाजक है, ये भागफल है, ये शेषफल है। तो इस तरीके से होता है। और याद रखना है कि दो संख्याओं का जो गुणनफल होता है उनके एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होता है। ये भी एक फॉर्मूला होता है जो एग्जाम में, इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आता है एग्जाम में। ठीक है, उसके बाद कभी कभी आता है सहभाज्य संख्या क्या होती है, तो सहभाज्य संख्या वे संख्या होती है जिसका एचसीएफ 1 होता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं, चलते हैं दूसरे चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तो इसमें क्या आता है कि आपके लिए कोई भी आपके पास बहुपद दिया रहेगा, जैसे हमारे पास यहाँ पे एक बहुपद है x² + 7x + 10। ठीक है, इसका हमें शून्यक ज्ञात करने के लिए आता है, उसके बाद शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करने के लिए 4 नंबर का क्वेश्चन होता है, तो इसको भी आपको तैयार कर लेना है। चलिए बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। तो होता क्या है कि इसका उल्टा भी एग्जाम में पूछ लेता है कभी कभी, जैसे कि हमें बहुपद ज्ञात कीजिए। ठीक है, बहुपद बनाना है, अगर हमारे पास शून्यक का योगफल √2 हो और गुणनफल -3/2। ठीक है, तो योगफल और गुणनफल दिया रहेगा आपके पास, और आपको क्या करना है, बहुपद बनाना है। ठीक, ये क्वेश्चन भी आ जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दिया गया है कि यदि बहुपद 2x² + 3k + k, ठीक है 3x + k, इसका एक शून्यक 1/2 है, तो हमें k का मान पता करना है। ठीक, चौथा क्वेश्चन क्या है हमारे पास, सॉरी अगला क्वेश्चन क्या है कि x² माइनस का 4√3x + 3, इसका जो शून्यक है वो अल्फा और बीटा है, तो हमें अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा इंटू बीटा का मान पता करना है। ठीक है स्टूडेंट, अब यहाँ पे दूसरे चैप्टर में बस इतना ही क्वेश्चन आपको करना है, सेकंड चैप्टर में बहुपद वाले में। ठीक है, तो इतने क्वेश्चन के बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा। इसका फॉर्मूला मैं भी यहाँ पे आपको बता देता हूँ। जो व्यापक रूप होता है बहुपद का हमारे पास ये होता है ax² + bx + c, ये द्विघात बहुपद का व्यापक रूप होता है। अगर शून्यकों का योगफल पूछेगा तो अल्फा प्लस बीटा होता है -b/a। ठीक है, b यहाँ से उठा लीजिए, a भी यहाँ से उठा लीजिए, और जो अल्फा इंटू बीटा होता है वो c/a होता है। ठीक, और कोई भी अगर हमें बहुपद बनाना है, ठीक जैसे यहाँ पे दिया था योगफल और गुणनफल आपके पास है, आपको बहुपद बनाना है, तो क्या करना है कि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू यहाँ रख देंगे, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू यहाँ रख देंगे, तो हमारे पास जो आएगा ये हमारे पास x² माइनस का अल्फा प्लस बीटा x प्लस में अल्फा इंटू बीटा। तो अगर अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू यहाँ रख देते हैं अल्फा इंटू बीटा, तो हमारे पास बहुपद बन जाता है। तो ये हमारे पास सेकंड चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं थर्ड चैप्टर में कौन कौन से क्वेश्चन है। तो यहाँ से बहुत ही 4 नंबर वाले 6 नंबर वाले क्वेश्चन आते हैं, तो इसको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। तो यहाँ पे देखिए एक तो सीधा क्वेश्चन आता है कि हमारे पास क्या होता है, 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म होते हैं, उसको सॉल्व कीजिए। जैसे यहाँ पे है कि 2x + 3y + 8 = 0 और x - y - 1 = 0, इसको हमें हल करना है। ठीक है, ये आ सकता है, या फिर इस तरीके का क्वेश्चन आ सकता है कि 2x + 3y = 11 और
और 2x माइनस 4y बराबर माइनस 24। इसको हमें हल करना है, m का मान ज्ञात करना है, जिसके लिए हमारे पास y बराबर mx प्लस 3 है। ठीक है, ये आगे बढ़ते हैं। इस सभी क्वेश्चन को मैं सॉल्व कराऊंगा। ठीक है, वीडियो आएगा तो हर वीडियो में 5-6 क्वेश्चन सॉल्व होंगे, जिससे आपके लिए जो तैयारी है आपकी बेहतर हो जाएगी। तो अभी मैं क्वेश्चन आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, उसके बाद इसका सॉल्यूशन भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा। तो यहाँ पे अगला क्वेश्चन क्या है कि दो अंकों की एक संख्या एवं उसके अंकों को उलटने से बनी संख्या का जो योग है वो 66 है। यदि अंकों का अंतर 2 हो तो हमें संख्या पता करनी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है कि एक भिन्न 1/3 हो जाता है जब उसके अंश से 1 घटाया जाता है, और 1/4 हो जाता है जब उसके हर में से हर में 1/8 जोड़ दिया जाता है। तो हमें भिन्न पता करना है। ठीक है स्टूडेंट, ये सभी जितने भी क्वेश्चन ये चारों है आपके पास, ये सभी 8 नंबर के क्वेश्चन है जो लास्ट में आते हैं। ठीक है, तो इसको आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। आगे बढ़ते हैं। ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है और धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर सकती है, तो उसकी स्थिर जल में तैरने की चाल तथा धारा की चाल ज्ञात कीजिए। ये स्टूडेंट हमारे पास क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। 5 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु की 4 गुनी थी। 15 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। तो पिता और पुत्र की वर्तमान आयु हमें ज्ञात करनी है। ठीक है स्टूडेंट, तो ये जितने भी मैंने आपके क्वेश्चन बताए यहाँ पे, ये जितने भी क्वेश्चन थे आपके पास, ये सभी हमारे पास 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के क्वेश्चन है। यहाँ से 10 नंबर का क्वेश्चन आता है, एक 2 मार्क्स में और एक हमारे पास 8 मार्क्स में। तो आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। चलिए बढ़ते हैं अगले चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए। तो स्टूडेंट अभी हमने जो चैप्टर देखा है 2 चर वाले रैखिक समीकरण, उसमें कुछ बेस्ड यहाँ पे फॉर्मूले हैं, कुछ थ्योरम है, उसको देख लेते हैं। देखिए हमारे पास जो व्यापक रूप होता है वो a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, ये पहले समीकरण होता है। दूसरे का होता है a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। ठीक है, अगर हमारे पास a1/a2 b1/b2 ये बराबर नहीं होते हैं तो ये हमारे पास प्रतिच्छेदी रेखाएं होती हैं और अद्वितीय हल होता है, मतलब एक हल होता है। ठीक है, अगर a1/a2 बराबर b1/b2 है लेकिन ये हमारे c1/c2 के बराबर नहीं है, तो इसमें क्या होता है, कोई हल प्राप्त नहीं होता, रेखाएं समांतर हो जाती हैं। अगर a1/a2 बराबर है b1/b2 के और ये बराबर है c1/c2 के, तो हमारे पास अनेक हल होते हैं और रेखाएं क्या होती है, संपाती होती हैं। संपाती मतलब एक के ऊपर एक आ जाता है। ठीक है, और देखिए जहां भी हमें आंसर मिल जाता है वहां भी हम कहते हैं संगत है, मतलब कि पहले वाले में संगत होगा क्योंकि एक हल मिल रहा है, दूसरे वाले में अनेक हल, ये भी संगत होगा। लेकिन ये जो हमारे पास है कोई हल नहीं, ये हमारे पास असंगत होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं चौथे क्वेश्चन की तरफ, चौथे चैप्टर के क्वेश्चन की तरफ, जिसका नाम है हमारे पास द्विघात समीकरण। तो द्विघात समीकरण में क्या होता है, विविक्तिकर पूछ सकता है आपके पास। तो यहाँ पे क्वेश्चन है कि 2x² प्लस 4x प्लस 3, ठीक है, 2x² माइनस 4x प्लस 3 बराबर 0 का विविक्तिकर ज्ञात कीजिए, मूलों की प्रकृति हमें पता करना है। आगे बढ़ते हैं। यदि 3x² माइनस 12x प्लस m बराबर 0 है तो मूल, अगर इसके मूल बराबर है तो हमें m का मान पता करना है। आगे बढ़ते हैं। x² माइनस का 6x प्लस 5 और √3x² प्लस 2x माइनस 8√3, इसका जो मूल है हमें वो पता करना है। मूल मतलब x की वैल्यू पता करनी है। आगे बढ़ते हैं। द्विघात समीकरण 3x² माइनस 6x प्लस 2 का हमें मूल सूत्र द्वारा, मूल सूत्र मतलब जो श्रीधराचार्य का फॉर्मूला होता है, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट में b² माइनस 4ac, उसका यूज करके हमें यहाँ पे x की वैल्यू पता करनी है। आगे बढ़ता है। यहाँ पे एक 4 नंबर में जो क्वेश्चन आते हैं उसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। तो हमारे पास 2 क्वेश्चन है जो 4 नंबर में आ सकते हैं, आए हुए हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में। तो एक रेलगाड़ी 360 किलोमीटर की दूरी एक समान चाल से तय करती है। ठीक है, यदि रेलगाड़ी की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक हो तो यात्रा में 48 मिनट कम समय लगता है। तो हमें रेलगाड़ी की चाल पता करनी है। ठीक, ये हमारे पास है। ये आपके यूपी बोर्ड ने क्वेश्चन पूछा है मॉडल पेपर में, तो आपको इसको भी ध्यान देना है। आगे बढ़ते हैं। एक आयताकार मैदान की लंबाई उसकी चौड़ाई के 2 गुने से 9 मीटर अधिक है। यदि मैदान का क्षेत्रफल 810 मीटर स्क्वायर हो तो हमें लंबाई और चौड़ाई पता करनी है। ठीक है, और यहाँ पे एक और क्वेश्चन है कि 2 संख्याओं का योगफल 20 है, गुणनफल 10 है, तो हमें संख्याएं पता करनी है। तो स्टूडेंट चलिए अब इसके फॉर्मूले को थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पे इसका व्यापक रूप जो होता है वो होता है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। मूल सूत्र फिर श्रीधराचार्य फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट के अंदर b² माइनस 4ac अपॉन 2 है। ठीक है, ये जो b² माइनस 4ac है इसको हम d से दिखाते हैं और d को हम कहते हैं विविक्तिकर। ठीक है, अगर इसका मान हमारे पास 0 से बड़ा होता है तो हमारे पास 2 भिन्न वास्तविक मूल मिलते हैं। ठीक है, 2 भिन्न मतलब कि अलग अलग x की वैल्यू मिलेगी लेकिन वास्तविक होगा। अगर 0 के बराबर होता है b² माइनस 4ac तो हमारे पास 2 x की वैल्यू मिलेगी और दोनों क्या होगी, दोनों हमारे पास बराबर होगा। और अगर b² माइनस 4ac वैल्यू 0 से छोटी मतलब माइनस में होती है तो हमें कोई भी वास्तविक मूल नहीं होता है। ठीक है, अब यहाँ पे लिखा है 2 समान वास्तविक मूल होते हैं। तो जब भी समान वास्तविक मूल होंगे तो हम क्या करेंगे, वहाँ पे हम एक फॉर्मूला लगाते हैं। तो फॉर्मूला कौन सा है, वो होता है हमारे पास माइनस b/2a। तो b की वैल्यू और 2a की वैल्यू रख देंगे तो हमारे पास 2 समान मूल पता चल जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमारे पास यहाँ पे AP से रिलेटेड क्वेश्चन है, AP मतलब कि समांतर श्रेणी से। तो आगे बढ़ते हैं। तो हमारे पास में क्या दिया है कि
हमारे पास एक AP मतलब समांतर श्रेणी है, इसमें क्या है 3, 8, 13, ठीक, ये 253 तक जा रहे हैं। इसका अंतिम पद अगर 20वां, अंतिम पद से 20वां पद हमें ज्ञात करना है, लास्ट वाले पद से मतलब 253 से 20वां पद हमें पता करना है। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास क्या बोला गया है, बोला गया है कि AP हमारे पास है 76, 72, 68, 64, ये डॉट डॉट करके जा रहा है। इसका कौन सा पद शून्य होगा ये बताना है हमें। आगे हमारे पास है उस समांतर श्रेणी का 31वां पद, ठीक है, 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 है और 16वां पद 73 है, ठीक। आगे बढ़ते हैं। वह समांतर श्रेणी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 16 है, 7वां पद 5वें पद से 12 अधिक है। आगे बढ़ते हैं। बोला 636 योग प्राप्त करने के लिए समांतर श्रेणी 9, 17, 25 के कितने पद लेने चाहिए, ये आपसे पूछा गया है। आगे हमारे पास है 2 और 100 के बीच सभी विषम संख्याओं का योगफल ज्ञात करना है हमें, ठीक है। ऐसी संख्या जो 3 से विभाज्य हो, मतलब 3 से डिवाइड हो जाए, 3 से विभाजित हो जाए। लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का कि उस समांतर श्रेणी के 51 पदों का योगफल याद कीजिए जिसका दूसरा पद तीसरे पद से 14 और 18 है, ठीक है। इसका मतलब क्या है स्टूडेंट, इसका मतलब ये है कि हमें क्या करना है, हमें बोला है कि 51 पदों का योगफल पता करना है जिसका हमें दूसरा पद 14 दिया, तीसरा पद 18 दिया, ठीक है। तो ये हमारे पास किस चैप्टर का था, ये हमारे पास था समांतर श्रेणी का। चलिए आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं त्रिभुज वाले चैप्टर के कितने क्वेश्चन हैं। तो स्टूडेंट सबसे पहले देख लेते हैं इसके फॉर्मूले क्या है। तो यहाँ पे एक और क्वेश्चन है जो आपके प्री बोर्ड में आया हुआ था। तो हमारे पास क्या क्वेश्चन है, बोला गया कि AP के n पदों का योगफल अगर हमारे पास 4n - n स्क्वायर है तो प्रथम पद का तथा nवें पद का योगफल हमें पता करना है, ठीक है, ये ना पद पता करना है। देखिए सर्वांतर जब भी निकालना होता है तो हम क्या करते हैं, बाद वाले पद में से पहले वाला पद, मतलब अगर हमें D निकालना सर्वांतर तो A2 में से A1 घटा देते हैं, ठीक है। nवां पद का या फिर अंतिम पद का फॉर्मूला क्या होता है, nवां पद होगा तो an लिखेंगे, अंतिम पद होगा तो l लिखेंगे, मतलब लास्ट टर्म, ठीक है, लास्ट पद। तो ये होता है a + n - 1 × d, ये आपके पास फॉर्मूला होता है nवां पद या फिर लास्ट पद का। rवां पद निकालेंगे तो l में से माइनस करेंगे, ठीक है, l - r - 1 × d, वही चीज है, ठीक है। n पदों का योगफल, पदों का योगफल फॉर्मूला क्या होता है, n/2 2a + n - 1 × d, ठीक है, ये पदों का योगफल का फॉर्मूला है। अगर हम यहाँ पे a + n - 1 × d की जगह l रख देते हैं तो हमारे पास क्या होता है, n = n/2 a + l। तो ये दोनों फॉर्मूला योगफल का होता है और ये दोनों हमारे पास nवें पद का फॉर्मूला होता है। चलिए बढ़ते हैं त्रिभुज की तरफ। तो देखिए स्टूडेंट त्रिभुज में हमारे पास कुछ फिगर वाले चैप्टर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं जो आपके पास आते हैं। जैसे यहाँ पे बोला है कि त्रिभुज ABC मतलब यहाँ पे त्रिभुज जो दिया है ABC, ठीक है। त्रिभुज ABC में DE समांतर BC, मतलब ये DE वाला ये BC के समांतर है। तो हमें क्या करना है, हमें BC का मान, इसका मान पता करना है। अब देखिए यहाँ पे A से D तक 3 मीटर है, D से B तक हमारे पास 1.5 मीटर है, सेंटीमीटर। A से D तक 3 सेंटीमीटर, D से B तक 1.5 सेंटीमीटर, DE 4 सेंटीमीटर। तो हमें BC का मान पता करना है, ठीक है स्टूडेंट। आगे बढ़ते हैं। बोला गया कि LM समांतर CB, LM वाला वो CB के समांतर है और LN समांतर CD, मतलब कि LN वाला CD के समांतर है। तो हमें सिद्ध क्या करना है, हमें सिद्ध करना है AM बटे AB, मतलब कि AM बटे AB, ठीक है, AM बटे AB बटे AN बटे AD, AN बटे AD, ये सिद्ध करना है। या फिर हम क्या सिद्ध करते हैं, यहाँ पे इसको सिद्ध कीजिए चाहे इसको, जैसे कि AM बटे BM, मतलब कि AM, ठीक है, AM बटे BM, चाहे इसको सिद्ध कीजिए, या फिर AN बटे AD, AN बटे ND, ठीक है। तो चाहे आप इतना अनुपात है इतना सिद्ध कर सकते हैं या फिर पूरा पूरा सिद्ध कर सकते हैं। यहाँ पे दोनों क्वेश्चन एक ही जैसा होंगे, ठीक है, एक ही जैसा होगा। आगे बढ़ते हैं। अभी मैं सभी का आपको लिए सॉल्यूशन भी प्रोवाइड करूंगा, तो आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो बोला गया है कि यदि AD मतलब यहाँ पे AD है, ठीक है, तो ये जो AD है वो BAC को समद्विभाजित, में जो कोण A हमारे पास है इसको समद्विभाजित करता है, मतलब आधा आधा डिवाइड करता है जितना भी कोण है, ठीक है। तो हमें x की वैल्यू पता करनी है, x यहाँ पे दिया है। तो A से B तक हमारे पास 6 सेंटीमीटर है, A से C तक 5 सेंटीमीटर, B से D तक 3 सेंटीमीटर। तो हमें x की वैल्यू पता करनी है, ठीक है स्टूडेंट। आगे बढ़ते हैं। इधर बोला है यदि DE समांतर AC, ठीक है, D से E तक ये वाली जो रेखा है DE वो हमारे पास AC के समांतर है, और जो DF समांतर AE, मतलब ये जो DF है वो AE के समांतर है। तो हमें सिद्ध करना है कि BF बटे FE, मतलब कि BF बटे FE बराबर BE बटे EC, BE बटे EC, ठीक है, ये हमें सिद्ध करना है। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास क्या है, बोला गया है कि यदि DE समांतर OQ, मतलब कि DE समांतर है OQ के, और DF समांतर OR, DF हमारे पास OR के समांतर है। तो हमें सिद्ध करना है EF समांतर QR, मतलब ये वाली लाइन इसके समांतर होनी चाहिए, ठीक है, ये हमें सिद्ध करना है। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। तो बोला गया कि यदि AB समांतर PQ है, मतलब कि ये वाली लाइन इसके समांतर है, AB समांतर PQ,
और AC समांतर PR मतलब AC समांतर PR के, ठीक है। तो हमें सिद्ध करना है BC समांतर QR मतलब BC वाला QR के समांतर है, ये हमें सिद्ध करना है। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। तो आगे 2 क्वेश्चन और है त्रिभुज के पास। यहाँ पे बोला है यदि OA डॉट OB मतलब कि O से A तक और O से B तक ये इनका गुणनफल जो है वो OC डॉट OD मतलब OC और OD के गुणनफल के बराबर है। तो हमें सिद्ध करना है कि कोण A बराबर C मतलब कि ये वाला कोण इस कोण के बराबर होगा। अब कोण B बराबर D मतलब कि यहाँ पे ये वाला कोण जो B होगा ये D के बराबर होगा, ठीक है। ये हमें सिद्ध करना है। लास्ट क्वेश्चन त्रिभुज का हमारे पास है। बोला गया है कि 90 सेंटीमीटर लंबाई वाली एक लड़की बल्ब लगे खंभे के आधार से परे, ठीक है। यहाँ पे एक लंबा खंभा है, ठीक है। यहाँ पे एक बल्ब ये लगा हुआ है मान लेते हैं। तो ये हमारे पास कितना लंबा है, वो हमारे पास कितना है, कहाँ गया। बोला गया कि 90 सेंटीमीटर लड़की है, तो मान लेते हैं ये लड़की हमारे पास 90 सेंटीमीटर है और यह खंभे के पीछे खड़ी हुई है, ठीक है। खंभे की ऊंचाई कितनी है, वो हमारे पास 3.6 मीटर है। तो अगर ये 1.2 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चल रही है तो हमें बताना है 4 सेकंड बाद उस लड़की की छाया की लंबाई कितनी होगी। एक बार फिर से डिस्कस कर लेते हैं। तो बोला गया कि 90 सेंटीमीटर लंबाई वाली एक लड़की बल्ब लगे खंभे के आधार से परे मतलब उसके पीछे 1.2 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की चाल से चल रही है। यदि बल्ब भूमि से 3.6 मीटर की ऊंचाई पर है तो 4 सेकंड बाद उस लड़की की छाया की लंबाई ज्ञात कीजिए। यहाँ से बल्ब है, यहाँ पे 9 मीटर लड़की यहाँ पे इधर से इधर दौड़ती हुई जा रही है, ठीक है, 1.2 मीटर प्रति सेकंड की चाल से। तो 4 सेकंड बाद यहाँ पे ये जो हमारे पास बल्ब है ये तो भूमि से 3.6 मीटर दूर पे है और लड़की यहाँ से यहाँ तक जा रही है। तो हमें बताना है इसकी परछाई कितनी लंबी बनेगी, ठीक है, 4 सेकंड बाद। तो ये क्वेश्चन है स्टूडेंट। तो इतने क्वेश्चन त्रिभुज के आए हुए हैं। चलिए अब देख लेते हैं त्रिभुज के जो इंपॉर्टेंट प्रमेय है वो कौन कौन से हैं। तो चलिए स्टूडेंट देख लेते हैं हमारे पास त्रिभुज के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रमेय होते हैं उसको देख लेते हैं। तो पहला प्रमेय हमारे पास आता है थेल्स प्रमेय, ठीक है। तो थेल्स प्रमेय क्या कहता है कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर खींची गई सरल रेखाएं अन्य 2 भुजाओं को जिन बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं तो वे बिंदु भुजाओं को एक समान अनुपात में विभाजित करते हैं। ये हमारे पास पहला थ्योरम होता है, ठीक है, थेल्स प्रमेय। दूसरा इसका विलोम होता है कि जब कोई रेखा किसी त्रिभुज की 2 भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है तो वो तीसरी रेखा भुजा के समांतर होती है, ठीक है। तो अगर ये दोनों इंपॉर्टेंट हमारे पास थ्योरम होते हैं, उसके बाद यहाँ पे 2 त्रिभुज को समरूप करने के लिए कौन कौन सी चीजें जरूरी होती है, तो वो होता है पहला होता है एंगल 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 मतलब कि तीनों का एंगल इन तीनों एंगल के बराबर मतलब P वाला A के बराबर, Q वाला B के बराबर, R वाला C के बराबर। तो ये हमारे पास समरूप हो जाते हैं। एंगल एंगल मतलब 2 कोण भी बराबर होगा। अगर मान लेते हैं कि P A के बराबर है, Q B के बराबर है, फिर भी हमारे पास ये समरूप हो जाते हैं। अगर साइड एंगल साइड अगर एक 2 साइड हमारे पास बराबर है और एक एंगल मतलब कि P वाला A के बराबर है, Q वाला B के बराबर है और जो PR है वो AC के बराबर हो जाएगा। तो इनके एक भुजा 2 कोण बराबर हो फिर भी हमारे पास समरूप हो जाते हैं। चौथा हमारे पास है साइड 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 मतलब कि ये वाली भुजा, ठीक है, तीनों का अनुपात मतलब कि यहाँ पे PQ बटे AP ये वाला इसका अनुपात और QR बटे BC मतलब QR बटे BC हो जाए और PR बटे AC मतलब PR बटे AC हो जाए। मतलब कि इन दोनों का तीनों भुजाओं का अनुपात बराबर हो जाए तो इस कंडीशन में क्या होता है, इस कंडीशन में हमारे पास त्रिभुज समरूप होता है। याद रखना है जब भी तीनों साइड बराबर होगी तीनों एंगल भी बराबर हो जाते हैं ऑटोमेटिक मतलब PA के बराबर, QB के बराबर, RC के बराबर। तो स्टूडेंट अगर आपने त्रिभुज वाला जो भी मैंने अभी आपको समझाया है शॉर्टकट में जल्दी अगर आपको ये कंफ्यूजन हो रहा है कि ये क्लियर नहीं है आपको तो आप हमारे चैनल पे जा सकते हैं मैथ वाली प्लेलिस्ट में। वहाँ पे हमने त्रिभुज के इंपॉर्टेंट प्रमेय और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो आपके लिए अपलोड की है। तो वहाँ पे आप जाके देख सकते हैं प्लेलिस्ट में हमारे। वहाँ पे त्रिभुज वाले में हमने पूरा जो थ्योरम है पूरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है आपके लिए प्रोवाइड किए हैं, एकदम क्लियर क्रिस्टल है। वहाँ पे हमने डिटेल में आपको समझाया तो वहाँ पे आप जाके देख सकते हैं प्लेलिस्ट में। तो स्टूडेंट यहाँ पे ये क्वेश्चन जो होता है क्वेश्चन यहाँ तक हम समाप्त करते हैं। आगे का जो क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे वो पार्ट 2 में करेंगे क्योंकि ये जो वीडियो है बहुत लंबा हो चुका है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लगे हो, अगर आपको इसका सोल्यूशन भी चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर आपने पहली बार विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कर शेयर करना ना भूलें, दोस्तों के पास भेजें जिससे उनको भी फायदा हो। तो चलिए फिर मिलते हैं पार्ट 2 में जिसमें हम आगे के क्वेश्चन जो हमारे पास यहाँ पे निर्देशांक ज्यामिति के क्वेश्चन है, उसके बाद हम त्रिभुज के क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। उसके बाद प्रायिकता भी सभी जितने भी चैप्टर्स और बचे हुए हैं उसको हम पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को। उसके बाद डिस्कस करने के बाद हम आएंगे जितने भी हमारे पास क्वेश्चन है क्वेश्चन के सॉल्यूशन को डिटेल में आपके लिए प्रोवाइड करेंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं पार्ट 2 में, तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कर दें, ठीक है।